हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल। एज़ वी नो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और मैनेजमेंट की सभी यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं यूनिट 1 की। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो है फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तब हमने मैनेजमेंट की प्रोसेस में डिस्कस किया था कि यही जो स्टेप्स हैं यही हमारी प्रोसेस होती है। बट प्रोसेस के टाइम जब हम कर रहे थे तो हमने इतने डिटेल में नहीं किया था। आज हम सभी स्टेप्स के अंदर या फिर जो भी हमारे फंक्शंस है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज़ प्लानिंग, कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है बट मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट एज वेल एज साइंस, कि हम कैसे किसी और से अपना काम करवाते हैं, कितने अच्छे से हम उनसे अपना काम कराते हैं। और जब भी हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों का ज़रूर यूज़ करते हैं। वो हमारी क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन सब का यूज़ करते हैं। सो वही क्या है, मैनेजमेंट की मेन फंक्शंस हैं। यानी कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करके, इन काम को परफॉर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो मिलें। सो सबसे पहले चाहे आप इसे एज अ प्रोसेस देख लो, बिकॉज अगर आप इसे एज अ प्रोसेस देखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फंक्शंस भी याद रहेंगे एज वेल एज आपके सीक्वेंस भी माइंड में रह जाएगी कि क्या सीक्वेंस थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, आपने नई कंपनी शुरू की, तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो? मीन्स आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर ली, आप किस बेस पे ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हो, क्या अचीव करना चाहते हो? हमेशा आप अपना एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो। अगर आप स्टडी करते हो तो आप ये गोल लेके चलते हो ना कि यहाँ तक आज मुझे स्टडी करनी है, इतने चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, आप यूनिट 1 कर रहे हो तो आप डिसाइड करते हो कि यूनिट 1 में आज मुझे कितने टॉपिक करने हैं। सो आप कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव रख के चलते हो कि यहाँ तक का काम मुझे आज करना है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया है कि ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, उनका जो हम डिसीजन लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आज आपको यूनिट 1 के 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। सो उन 5 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो मुझे कितनी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कौन सी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। सो ये आपका क्या है, प्लान कर रहे हो कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कि प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक होती है। बिकॉज आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि आपको 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, अभी आपने किए नहीं है। उस चीज़ को करने से पहले जो हम करते हैं वो हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले जो की जाती है वो हमारी प्लानिंग होती है। अकॉर्डिंग टू नोट्स, ये आप याद रखना, मैं हर एक वीडियो में ये मेंशन कर रही हूँ और हर वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ कि जो भी ऑथर्स हैं जिन्होंने हमें डेफिनेशंस दी हैं, मैं उनके नेम को मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप भी इन नेम को मेंशन करें और इनको कहीं ना कहीं नोट्स बना के लिख लें, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा अपने नोट से पढ़ सकें। सो जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका नोट्स बनाते रहें। सो फर्दर जब आपको रिवीजन करना हो तो आप नोट से स्टडी करें, बार बार वीडियो से स्टडी ना करनी पड़े। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु विल डू इट। कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसे कौन करेगा। इन सब चीज़ों को जब हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। और अकॉर्डिंग टू हेमन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है उसके रिगार्डिंग जब हम पहले ही डिसीजन ले लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। देन हमारे क्या आते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। की प्लानिंग के क्या फीचर्स होते हैं। मीन्स आपको प्लानिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए मैंने फीचर्स को ऐड किया है। फीचर्स पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, बट अगर आप देखो तो पास्ट ईयर्स में हो सकता है। सो फीचर्स को आपको फिर भी करना चाहिए बिकॉज बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि ऐसे हो कि स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएँ तो आप इन फीचर्स के थ्रू उन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो और एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो अगर आपको प्लानिंग के रिगार्डिंग उसके फीचर्स पता होंगे तभी आप स्टेटमेंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे।
सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कि हमने मीनिंग में ही डिस्कस कर दिया कि हम एक ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, उसके रिगार्डिंग जब हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। सो वही हमारी क्या हुई, प्लानिंग फोकस करती है कि हम अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की सबसे पहला फंक्शन, मैनेजमेंट की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप और प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग ही है। प्लानिंग इज़ परवेसिव, यानी कि हर जगह यूज़ की जाती है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह हम क्या करते हैं? प्लानिंग करके चलते हैं। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस, यानी कि प्लानिंग हमें लगातार करनी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज हमने प्लान कर लिया कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ये टास्क करने पड़ेंगे, तो वो टास्क जब हम परफॉर्म करेंगे उसके रिगार्डिंग प्लानिंग होगी। जब आउटकम्स देखेंगे, हर चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग हमें डेली करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस फॉर्म में हम प्लानिंग करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको JRF क्लियर करना है, तो उसके लिए एक दिन की प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, आपको डेली प्लान करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशंस चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है, आपका एक रिजिड प्लान डेली अप्लाई नहीं हो सकता। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज हम फ्यूचर में होने वाले किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्लान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हैं कि फ्यूचर का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, इसकी डिसीजन मेकिंग हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज प्लानिंग किस पर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। जितने ज़्यादा क्रिएटिव आप होगे, जितनी ज़्यादा आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी, उतना ही बेटर आप क्या करोगे? प्लानिंग कर सकोगे। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस, की प्रोसेस क्या है? सो प्लानिंग के अंदर मेन यही है कि उसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सीक्वेंस को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोसेस के डीप में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको इनके स्टेप्स की सीक्वेंस बिल्कुल आपको क्रैम होनी चाहिए कि इनकी क्या सीक्वेंस है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या एजम्पशंस हैं, क्या हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑब्जेक्टिव हमने लिया था JRF है, तो आप ये देखते हो कि 6 महीने में मुझे JRF की प्रिपरेशन करनी है, तो आप सारी सिचुएशंस को कंसिडर करते हो कि अगर मेरी स्कूलिंग है या फिर अगर मुझे कॉलेज जाना है तो उसे मुझे कैसे मैनेज करना है, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ तो मुझे वो कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती हूँ तो मुझे वो कैसे मैनेज करना है। तो हर एजम्पशन को आप लेके चलते हो कि कैसी सिचुएशन, कैसी एनवायरनमेंट रहेगी, उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही आप फर्दर वर्क करते हो। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या करना है? अचीव करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्टिव है, एक गोल को डिसाइड कर लिया। अब उस गोल को क्या क्या अजम्पशन हम लेके चले कि इस सिनेरियो के अंदर हमारा ये गोल हम अचीव करेंगे। अब हम क्या करते हैं? उस गोल को अचीव करने के क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। कितने तरीके से आप JRF क्लियर कर सकते हो, कितने तरीके आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप कोचिंग ले सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई बुक से स्टडी कर सकते हो, आपका ऑनलाइन मटेरियल से स्टडी कर सकते हो। सो आपके पास क्या है? बहुत से ऑप्शन हैं। तो आप देखते हो कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कितने हैं, कितने जो आपके पास चॉइस हैं वो अवेलेबल हैं। देन उसके बाद आप क्या करते हो? इवेल्युएशन करते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास थे कि आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से, बुक से स्टडी कर सकते हो, आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, आप कोचिंग ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन मटेरियल से स्टडी कर सकते हो। ये 4 आपके पास ऑप्शंस थे। अब इन 4 अल्टरनेटिव्स को आप चारों को तो अडॉप्ट करोगे नहीं, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। सो आप क्या करते हो? इवेल्युएट करते हो कि इसमें से कॉस्ट किस पे ज़्यादा आएगी। अगर मैं कोचिंग लेती हूँ तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बट ऑनलाइन मटेरियल पे क्या होगा कि उतने अच्छे से हम स्टडी नहीं कर सकते, हमें बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। सो आप सबके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, यानी कि उसको चूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद जो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसे आप क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है और लास्ट में क्या करना होता है? फॉलो अप करना होता है कि क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव देखा था क्या वो आप अचीव कर पाए हो, क्या कमियाँ रह गई, सो दैट आप फ्यूचर में उसे इम्प्रूव कर सको। सो ये क्या थी हमारी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हमारे मेन प्लानिंग के अंदर क्या था? मीनिंग ऑफ प्लानिंग, उसके फीचर्स एंड उसकी प्रोसेस। हमारे प्लान्स क्या होते हैं? ये हमारे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, बट फिर भी हमें कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि प्लान्स कितने तरीके के होते हैं। सो बेसिकली हमारे प्लान 2 ही तरीके के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? यानी कि एक बार जो हमने बना दिए वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो प्लान बना दिए सिमिलर, उनमें बार बार चेंजेस नहीं होते, वो हमारे क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान। और सिंगल यूज़ प्लान यानी कि जो सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, दोबारा अगर हमें उन्हें इंप्लीमेंट करना है तो उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे या फिर नया प्लान बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले स्टैंडिंग प्लान, इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज ऑन गोइंग एंड
प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिपीटेडली परफॉर्म एक्शंस, यानी कि जो एक्शंस है उसके लिए ऑन गोइंग है, सेम प्लान हम फॉलो करते जा रहे हैं, ऑन गोइंगली कंटिन्यूसली सेम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान। नेम इट सजेस्ट करें स्टैंडिंग, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी है, चेंज नहीं करेंगे। सो स्टैंडिंग प्लान के अंदर कौन कौन से प्लान आते हैं, जैसे हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हैं, जो जर्नल स्टेटमेंट हैं जो बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, कैसे डील करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो एक स्टैंडिंग प्लान है, बार बार ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करती है, 5 साल में 10 साल में ऐसे पॉलिसीज़ को चेंज किया जाता है। देन प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, जूस बनाती है, सो उसका प्रोसीजर क्या डिफाइन करेगा कि कैसे किस सीक्वेंसेस में वर्किंग होगी, कि 5 मशीन है तो वो किस सीक्वेंस में वर्क करेंगी। तो सीक्वेंस तो बार बार चेंज होगी नहीं, जब तक उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगी। सो प्रोसीजर जो है वो भी क्या है, हमारा एक स्टैंडिंग प्लान है। मेथड क्या होता है कि जैसे हमारी 5 मशीन थी तो पहली मशीन पे किस तरीके से वर्क होगा वो हमारा मेथड है, कि हम लेबर इंटेंसिव वे से वर्क करेंगे, हम कैपिटली उस पर सिर्फ मशीन वर्क करेंगे या फिर उस पर लेबर भी रखेंगे। तो प्रोसीजर को परफॉर्म करने के वेज को हम क्या बोलते हैं, मेथड। तो अगर प्रोसीजर ही चेंज नहीं हो रहा है तो मेथड भी चेंज नहीं होंगे, वो भी क्या होंगे, स्टैंडिंग। एंड रूल्स क्या होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सेप्टेबल है, यानी कि क्या आप अलाउ करते हो, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, इधर बैठ नहीं सकते, तो ये सब आप बताते हो कि वहाँ क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। देन हमारे क्या होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान, यानी कि एक बार ही यूज़ होंगे, एक चीज़ के लिए यूज़ हुए, दोबारा उन्हें रिपीटेडली यूज़ नहीं किया जाता, कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया जाता। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज़ यूज टू मीट नीड अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि एक यूनिक पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट करने के लिए हम उसे बनाते हैं, बट बार बार वो यूज़ नहीं किए जाते। उसके अंदर क्या आते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे एनुअल फंक्शन हुआ। सो एनुअल फंक्शन के लिए जो प्लान बना, नेक्स्ट एनुअल फंक्शन के लिए सेम प्लान नहीं बनेगा, प्लानिंग चेंज होगी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है, कोई बाहर से काउंसलिंग के लिए आ रहा है, तो आपकी जो होगी, कैसे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम्स चेंज होंगे। तो प्रोग्राम क्या होते हैं, सेम नहीं रहते, हर बार आपको उनके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ता है। एंड देन बजट भी हमारा क्या है, सिंगल यूज़ प्लान है। एक साल के लिए जो आपने बजट बनाया, नेक्स्ट ईयर अगर वही बजट होता तो हमें बजट की रिक्वायरमेंट ही क्या होती है, एक बार हम शुरू में स्टार्टिंग में बजट बना लेते और ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही वर्क करती रहती। बट ऐसा तो नहीं होता है ना, किसी ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, किसी में सेल होता है, कई बार उनके पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है, कई बार कम होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कई बार क्या होता है, रिसेशन होता है, कई बार डिप्रेशन होता है, कई बार ग्रोथ होती है। सो बजट भी हमारे क्या है, एक साल के लिए बनाए, नेक्स्ट साल हमें चेंज करने पड़ते हैं, नेक्स्ट ईयर हमें उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं एज पर दी एनवायरनमेंट। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए, कुछ एक ऐसा टाइप भी होता है कि ना तो वो स्टैंडिंग होते हैं ना वो सिंगल होते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार के लिए यूज़ होंगे और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सेम रहेंगे। उसके अंदर हमारे बेसिकली क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव, मिशन और स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव ऐसा भी नहीं है कि बनाते ही कि हमारा ये पर्टिकुलर गोल है ऑर्गेनाइजेशन का और तभी हमने चेंज कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा, टाइम सिनेरियो के साथ वो क्या होता है, चेंज होता है। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, ये हमारे क्या आते हैं, नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज़। बिकॉज ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव का आप देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड जो हमारी स्ट्रैटेजीज होते हैं, ये ना तो स्टैंडिंग के अंदर आते हैं और ना ही सिंगल के अंदर आते हैं। सो प्लानिंग हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर कोई डाउट है तो भी मेंशन करें, मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं नेट JRF के लिए, सो आप उन्हें शेयर करें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इन ग्रुप दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। यानी कि जो आपने प्लान किया है, अब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, यानी कि अब उस पर काम शुरू करने का टाइम आ गया है। जो आपने सोचा है उस पर कैसे वर्किंग होगी, उसे ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है। जो फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया था कि आप क्या करोगे, आपको 5 टॉपिक करने हैं तो आप 5 वीडियोस देखोगे, तो उसके लिए जो जो अरेंजमेंट आपको रिक्वायर्ड है, कि जो बुक्स आपको चाहिए, पेजेस चाहिए, पेन चाहिए, अब आप उन्हें रखना शुरू कर देते हो कि मुझे यहाँ बैठ के करना है, टेबल, चेयर्स, मैं किसके साथ पढ़ूंगी, अगर आपको अकेले पढ़ना है तो फिर रूम को खाली करवाना, ये सब काम अरेंजमेंट करना जो शुरू कर देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू हैने, ऑर्गेनाइजिंग इज अ हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ
स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस, यानी कि जो आपने प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, जो एक्टिविटीज़ डिसाइड की, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अब आप अरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट्स करने लग जाते हो। और एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट कैसे होंगी कि अगर आपको जो गोल अचीव करना है, अब आप डिफाइन करने लग जाते हो कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसके पास क्या पावर होंगी, क्या रिलेशनशिप होंगी, सब कुछ आप डिफाइन कर देते हो अकॉर्डिंग टू हेमन। आप प्लीज़ इन्हें नोट करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये नाम याद रखने हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये याद रखना। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लानिंग के अंदर आपने डिसाइड किया है उसके लिए अब आप अरेंजमेंट एंड एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो कि किसको कितने रिसोर्सेज देनी है, कौन कहाँ वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, किस जगह पे कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सब आप डिफाइन कर देते हो। इसके फीचर्स क्या हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कर देते हो, डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, किसी की बर्थडे पार्टी आप प्लान कर रहे हो। सो आपने सोचा कि आप अपने बर्थडे को, आपके फ्रेंड के बर्थडे पे उसे सरप्राइज़ दोगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आप 4 फ्रेंड्स हो तो आप 3 मिलके करते हो कि सरप्राइज़ पार्टी हमें अरेंज करनी है, डेकोरेट करना है, केक लेके आना है, गिफ्ट्स लेके आने हैं, चॉकलेट्स लेके आनी है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो कि अब कौन क्या काम करेगा। अकेला एक पर्सन सारे काम करे से अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं तो उनके अंदर वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, जो हमने प्लान किया है उसे अचीव कर सकें। तो उसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना कि जिसको हमने केक लेने के लिए भेजा था, अगर वो नेक्स्ट डे केक लेके आ रहा है तो वो क्या यूजलेस है, बिकॉज पार्टी तो हमें आज करनी थी। सो जो आपने किया है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि जैसे आप काम कर रहे हो वो हारमोनियस वे में होने चाहिए, आपकी टाइमिंग मैच होनी चाहिए, आपके एक्शंस मैच होने चाहिए ताकि आप एक जो पर्टिकुलर गोल है उसे अचीव कर सको। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं जो हमने प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ हम उठा सकते हैं क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ना उसको वहीं रखने की अरेंजमेंट हम करते हैं। यानी कि जो पर्सन टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो मशीन्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो हम सोचेंगे कि वहाँ उसी पर्सन को रखा जाए, उनकी स्पेशलाइजेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए सो दैट हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है, जो हमने प्लानिंग में भी कर लिया था कि ये एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है। जो आइडेंटिफिकेशन किया था, अब उस काम को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, कि कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, किसके पास कौन सा काम होगा। जब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया देन हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट्स फिट कर देते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला डिपार्टमेंट होगा, ये इसको रिपोर्टिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन का होता है, फाइनेंस का होता है, एचआर का होता है, मार्केटिंग का होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके डिपार्टमेंट हैं। तो ऐसे ही जो आपने डिवीजन किया है उसके बेस पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हो ताकि वो उसी से स्पेसिफिक वर्क कर सकें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नहीं बने हुए, सब मेंबर्स इकट्ठा वर्क कर रहे हैं, तो कितना कन्फ्यूज्ड सिनेरियो होगा, कितनी मैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि मार्केटिंग वाले भी वहीं पे लगे हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग वही वहाँ वो सेल्स मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, वहीं पे हमारे फाइनेंस के डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन नहीं हो पाएगी। सो आपको क्या करने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देने होते हैं। डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए, आपने सबसे पहले वर्क को डिवाइड कर दिया कि ये काम करना है, उस डिवीजन के अकॉर्डिंग आपने 4 या 5 डिपार्टमेंट बता दिए। अब उन डिपार्टमेंट में आप क्या करते हो, ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हो कि इस डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है, इस डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उन्हें बजट को मेंटेन करके रखना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है, सेल्स करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उन्हें सही क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या निकालने हैं, गुड्स निकालने हैं। और हमारे जो फाइनेंस, ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबकी हम क्या करते हैं, ड्यूटीज़ फिक्स कर देते हैं। एंड लास्ट इज इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, और फिर ये डिफाइन कर देते हैं कि उन्हें किसे रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमने जो ड्यूटी उन्हें दी थी उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, जो ओवरऑल उनकी रिपोर्ट आती है उनको बता दिया जाता है कि आपको मेन हेड को, किस हेड को आपको सबमिट करना है। सो ये हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बेस पे वर्क को डिवाइड कर दिया। जैसे आपने वर्क को डिवाइड किया, जो सिमिलर था उनको क्या किया, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, हर डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटी को असाइन कर दिया और लास्ट में उसकी रिपोर्टिंग हो गई। नाउ थर्ड इज स्टाफिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लान कर लिया कि हमें ये काम करना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट, ये सब किया, वो हमारी क्या हो गई, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किए थे, डिपार्टमेंट बना दिए थे, डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी असाइन कर दी थी, सब कुछ हो गया था, हमें ये पता चल गया था कि कौन कहाँ काम करेगा, कितने लोग काम करने के लिए रिक्वायर्ड हैं।
बट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास उतने लोग हों ही ना, सो स्टाफिंग का मतलब ही क्या होता है, मैं आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ कि कुछ बुक्स में स्टाफिंग अलग से मेंशन नहीं होता क्योंकि वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है, बट कई बार वो अलग से भी मेंशन होता है। सो हम पर्टिकुलरली इसे अलग ही लेके चलते हैं। सो स्टाफिंग हमारा क्या है कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक डिपार्टमेंट में कितने लोग वर्क करेंगे, तो न अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैन पावर है, उसे एक्चुअल में क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो जॉब के ऊपर। जो डिपार्टमेंट आपने बनाए हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को प्लेस कर देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। एक बारी मैं आपको रिपीट करती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब आपको पुराना समझ में आ गया होगा। सो देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो आपने प्लानिंग के अंदर डिसाइड कर लिया। देन प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, जैसे हमने डिपार्टमेंट बना दिए कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये वर्क परफॉर्म करने हैं, इनकी ये ड्यूटी है, और आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये डिफाइन कर दिया। यानी कि उस ऑब्जेक्टिव, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें थी हर कुछ अरेंज कर दिया, सब कुछ एडजस्टमेंट हमने कर दी। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, स्टाफिंग, यानी कि ये जो 10-10 चाहिए थे, अब वहाँ पे एक्चुअल में लोगों को प्लेस कर देना, वो हमारा क्या होता है, स्टाफिंग। यानी कि एक काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट कि अब कौन काम करेगा, उस पर्सन को वहाँ भेज देना, वो हमारा होता है स्टाफिंग। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी कि जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैन पावर हैं, उन्हें वहाँ पे प्लेस कर देना। जो नए, अगर फॉर एग्जांपल हमें 10 चाहिए बट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 8 अवेलेबल थे, तो 2 नए रिक्रूट करना, वो सब क्या होती है, स्टाफिंग। नेम ही सजेस्ट करें, यानी कि स्टाफिंग करना, स्टाफ को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो आपकी पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने हैं, उस पोस्ट के रिगार्डिंग जैसा पर्सन आपको चाहिए वैसे पर्सन को वहाँ प्लेस करना, उसके लिए रिक्रूटमेंट करना, वही हमारा क्या होता है, स्टाफिंग। According to Heyman, the staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers। किसके अंदर आप क्या करते हो, स्टाफिंग सारा का सारा हमारी HR से रिलेटेड होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट होता है, स्टाफ से रिलेट करता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाफ को लेके आते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये काम करना है, उनको अगर उन्हें नहीं आता, कुछ वीकनेसेस हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें डेवलपमेंट देते हैं, जो उन्होंने काम किया है उसके रिगार्डिंग वो पैसे भी तो लेंगे। अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो वो क्या सैलरी भी तो रिसीव करेगा, सो उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ये सब हमारे स्टाफिंग के अंदर आ रहा है। सो स्टाफिंग के फीचर्स क्या हैं कि वो ह्यूमन बींग से रिलेट करती है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में ह्यूमन बींग को अपनी जॉब्स में प्लेस कर रहे हैं। सेपरेट मैनेजरल फंक्शन है, यानी कि अब हम इसे एक अलग आइडेंटिटी देने लगे हैं, क्योंकि पहले बुक्स में क्या होता था, ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही इसे मेंशन कर देते थे। इसेंशियल पार्ट है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, कहीं पे भी हो, हमें क्या चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है। जो पीपल हैं वो तो काम करेंगे ही, अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो वो फिजिकल वर्क करेंगे, टॉप लेवल की बात करें तो वो मेंटल वर्क करेंगे, बट करें तो गे ना, तो पीपल तो हमें हर लेवल पे चाहिए। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस अब इसकी क्या है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जो प्रोसेस हमारी काइंड ऑफ HRM की होती है, सिमिलर प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप एक स्टोरी लेके चलो, जस्ट आपके माइंड में एक सिनेरियो ऐसे फिक्स कर लो कि सबसे पहले आप खुद को ही लेके चलो। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपने क्या की, वैकेंसी डाली ना, और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, अब आपकी जॉब लग गई, तो सबसे पहले तो आपका क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसने वैकेंसी, जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी कब आती है, जब ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि क्या उन्हें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं। देन वो क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई उन्हें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि वैकेंसी निकालते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले। रिक्रूटमेंट के बाद वो क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जितनी एप्लीकेशन उन्हें मिली, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने निकाली कि हमारे में क्लर्क के लिए क्या है, वैकेंसी है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन अप्लाई करेगा, हंड्रेड्स पीपल ने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल 1000 उन्हें एप्लीकेशन मिली, अब 10 क्लर्क उन्हें चाहिए थे, 1000 को तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते, सो उनमें से 1000 में से वो क्या करते हैं, बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन, जो उनकी जॉब को बेस्ट फिट करते हैं। देन उनको सेलेक्ट कर लिया, उन्हें क्या करना होता है, प्लेस करना होता है, जो जॉब उन्हें परफॉर्म करनी है वहाँ पे उन्हें बताना, उनका ओरिएंटेशन करना, बिकॉज अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो शुरुआत में बहुत आप नर्वस होते हो, बिकॉज आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, नए लोगों के साथ काम करोगे, तो उनको कंफर्टेबल फील कराना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर करना, ये सब क्या होता है, ओरिएंटेशन।
अगर आपको लगता है उनके स्किल एंड एबिलिटीज़ थोड़ी कम है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, तो आप उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो। देन उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हो कि जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जैसी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की थी, क्या वो वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं, उनका अप्रेजल करते हो। अगर उनकी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी है, यानी कि वो थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम फिर से ट्रेनिंग देखते हैं या फिर उनसे बात करते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनका प्रमोशन करते हैं, उनकी करियर प्लानिंग करते हैं, एंड फाइनली कंपेंसेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। कि हमने स्टाफिंग कर दी अब स्टाफिंग के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन सबको मिलजुल के वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हार्मोनी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ग्रुप सिंगिंग देखते हैं, अगर पांच लोग ग्रुप सिंगिंग कर रहे हैं बट पांचों अलग अलग लाइन गा रहे हैं एक ही टाइम पे, तो इसका मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हो कि उनका साउंड अच्छा आए, वो अच्छा गाएं, तो सबको एक टाइम पे एक ही ट्यून और एक ही लाइन को यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे रिजल्ट आएँ, फेवरेबल रिजल्ट आएँ, तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सबको एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स होना पड़ेगा, उसी को डिवोट करते करते अपने परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा। तो वही हमारी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हार्मोनी बिल्डअप करना। According to Notes, coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts toward the accomplishment of group goal। कि अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो तो हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए सो दैट आप अल्टीमेट गोल को अचीव कर सको। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की? कि एक इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स है, यानी कि ग्रुप परफॉर्म करता है तभी तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक इंडिविजुअल का क्या कोऑर्डिनेशन होगा? इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन उसकी खुद की बॉडी के साथ होता है कि जो आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कहते कई बार कि जो वो बोल रहा है और जो उसके एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं कर रही, इसका मतलब उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम पकड़ लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तो सिमिलरली हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहना चाहिए। हमने बिगनिंग की तब तो सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटली वर्क कर रहे थे, आगे जाने के बाद सब अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव में लग गए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का क्या हुआ? वो तो अचीव होगा ही नहीं। तो ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर जगह यूज़ होता है कि कोऑर्डिनेशन तो हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स की, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करें कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को फॉलो किया जा रहा है और डेलिबरेटली क्रिएटेड। अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं आता है, हमें क्रिएट करना पड़ता है, तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है? मैनेजमेंट को दी गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टिंग और नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? आपने प्लान करके ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी, सारी ड्यूटीज़ को डिफाइन कर दिया, देन उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने वाले लोगों को अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करने के बाद उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर लिया। अब हम क्या करते हैं? उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अब जो आपको काम करना है वो काम आपको करना कैसे है, उसके अंदर हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइज़र की कोई पोस्ट होती है, मैनेजर की कोई पोस्ट होती है, तो ये क्यों होती है? ताकि वो जो एक्चुअल में फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसे गाइड कर सकें, अदरवाइज़ वो जो पोस्ट है वो तो यूजलेस हो जाएंगी। सो यही हमारे काम होते हैं। Directing provide movement to the organization. It refers to instructing, guiding, communicating and inspiring people in organization। कि डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं कि लोगों को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि ये काम कैसे करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप करना, सो दैट वो बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। प्लीज़ इन्हें मेंशन कर लेना, फिर से डेफिनेशन थी। सो डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टिंग के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब ही क्या है कि हमें उन्हें सुपरवाइज करना होता है। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन इन सबऑर्डिनेट एंड देम प्रॉपरली, कि उन्हें गाइड करना, ये देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सुपरवाइज करना उन्हें, और साथ साथ उन्हें गाइड भी करना ताकि वो और बेटर वे में परफॉर्म कर सके। सो सुपरवाइजर के क्या रोल होते हैं? उसके मेनली 3 रोल होते हैं। फर्स्ट, की मैन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एज अ की पर्सनल है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। बिकॉज
अगर वो सुपरवाइज अच्छे से कर रहा है तो इसका मतलब वो इंश्योर कर रहा है कि सारे गुड्स जो हम चाहते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो सही क्वालिटी सही क्वांटिटी में होगी, कुछ वेस्टेज नहीं होगा। बट अगर सुपरवाइज़र ही केयरलेस है तो हमारी डेफिनेटली वेस्टेज ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी। सो एज अ की मैन, एज अ मेडिएटर, यानी कि जो हमारे मेन मैनेजर्स होते हैं और जो एक्चुअल में वर्क करते हैं उनके बीच में क्या है, हमारे मेडिएटर वर्क करते हैं कि हमारे क्या मैनेजर्स ने बता दिया ये काम परफॉर्म करना है, तो सुपरवाइजर्स को वो बोलता है कि आपको देखना है कि क्या वो काम इसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो एज अ मेडिएटर का रोल वो प्ले करता है। और ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है बिकॉज उसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने होते हैं वर्कर्स के साथ, सो दैट वो उनसे बेस्ट वर्क निकलवा सके। देन मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग करना इनफ नहीं है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मोटिवेट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंसी है कि पर्सन कैसा काम करते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली कि उनके अंदर स्किल एंड एबिलिटी क्या है, दूसरी उनके अंदर मोटिवेशन कितनी है, यानी कि कितना वो विलिंगनेस है। देखो, स्किल और एबिलिटीज़ जो हैं एक पर्सन की, वो उन्हें एबल बनाती हैं कि वो काम कर सकते हैं। एबल का मतलब वो काम कर सकते हैं, बट विलिंगनेस क्या होती है कि हाँ वो हम काम करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट उन्हीं को करती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी वैकेंसी आई है तो सेलेक्ट वही होगा जो उस काम को कर सकता है, बट मोटिवेशन क्या लेके आती है, हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ। सो उस विलिंगनेस को लेके आना, बिकॉज अगर कोई चाहेगा नहीं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग गए बट आप मन मार के काम करते हो, बिल्कुल भी आपका मन नहीं होता, आप काम करना ही नहीं चाहते, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। सो मोटिवेशन क्या करती है, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट लेके आती है कि हाँ हम वो काम करना चाहते हैं। मोटिवेट फाइनेंशियल चीज़ों से भी किया जा सकता है और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी किया जा सकता है। फाइनेंशियल यानी कि जो मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, जैसे पे एंड अलावेंसेस, उनके सैलरी हाई देना, उनको एक्स्ट्रा अलावेंसेस देना, ज़्यादा पैसे देना, बोनस प्रोवाइड कर देना, जितना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है कुछ पार्ट उन्हें भी प्रोवाइड कर देना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को 5% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो 1.1% का जो शेयर है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर जाएगा। सो ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग करना, को पार्टनरशिप करना, यानी कि शेयर्स प्रोवाइड कर देना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर दें। रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करना कि रिटायरमेंट के बाद आपको पर्टिकुलर इतना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, या फिर प्रिक्विसाइड्स प्रोवाइड करना। सो ये सब क्या होते हैं, मनी की फॉर्म में जब आप उन्हें बेनिफिट देते हो वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। बट जो हमारी स्टडीज़ हैं वो ये डिफाइन करती हैं कि मनी से ज़्यादा नॉन मनी जो ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, उन्हें एक अच्छा स्टेटस देना, एक अच्छे लेवल पे रखना ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज उन्हें क्या लगता है कि मैं एक अच्छे स्टेटस पे हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा क्लाइमेट बनाए रखना, सबके साथ उनके फ्रेंडली रिलेशंस हों, जो उनका रूम है, जो उनका कैबिन है वो काफ़ी अच्छा हो, एसी हो, उसके अंदर सही से डेस्क हो। सो ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करना जो उन्हें सेटिस्फाई करे और मोटिवेट करे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो वो चाहता है कि फ्यूचर उसका अच्छा हो, फ्यूचर में उसे ग्रोथ हो। सो वो क्या चाहता है कि अच्छी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड की जाए, ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छा करियर प्रोवाइड करे। जॉब को एनरिच करना और एनलार्ज करना, एनलार्ज का मतलब अभी वो काम कर रहा है उसी लेवल पे और काम उन्हें प्रोवाइड कर देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिकॉज जिन्हें ज़्यादा काम करना पसंद है तो वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। और जॉब एनरिच यानी कि जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उससे नेक्स्ट लेवल वाला काम उसे देना। सो जॉब एनरिच करना और एनलार्जमेंट करना दोनों मोटिवेट करते हैं। जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि ऐसा नहीं है कि हम कभी भी आपको जॉब से निकाल देंगे, आपको हम जॉब पे रखेंगे, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एम्पावरमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को थोड़ी फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ खुद डिसाइड कर सकते हो। तो वो भी हमें मोटिवेट करता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारे पास एम्पावरमेंट है खुद डिसीजन लेने की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो मेन डिसीजन लेती है वहाँ पे मेरे ओपिनियन अगर मैटर करेंगे तो वो चीज़ें क्या करती है, हमें मोटिवेट करती हैं। नाउ थर्ड इज़ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर क्यों होता है, लीडर के क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। तो वो इसीलिए ही होता है ताकि वो अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर सके अच्छा परफॉर्म करने के लिए, सो दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि आप अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करो इन इस मैनर में कि वो काम करे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। तो फीचर्स क्या है लीडरशिप के, कि एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, आप इन्फ्लुएंस करते हो, बिहेवियर को चेंज करते हो, वैसा काम कराते हो जैसा लीडर चाहता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार आपको लीडरशिप करनी होती है। और हम क्यों करते हैं लीडरशिप, ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। लीडरशिप 3 तरीके की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रीन।
ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसा लीडर होगा जो सारे डिसीजन खुद करेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेंट्रिक है। वो ये नहीं सोचता कि एम्प्लॉयज़ के अंदर टैलेंट है, उनके पास स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं। वो सोचता है कि सारे काम मैं खुद ही करूँगा। तो लीडर खुद को ही देखता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो सारे काम लीडर खुद करता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो ट्रस्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और जब भी वो कोई डिसीजन मेकिंग करता है या कोई भी चीज़ वो परफॉर्म करता है तो उससे पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करता है। वो हमारा क्या होता है, डेमोक्रेटिक। इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर कंसल्ट विद हिज सबॉर्डिनेट, कि जब भी फाइनल डिसीजन मेकिंग करता है तो उससे पहले वो एक बार उन्हें कंसीडर करता है, कंसल्ट करता है कि आपका क्या ओपिनियन है। बट ऑटोक्रेटिक में वो ऐसा कुछ नहीं करता, सीधा डिसीजन मेकिंग कर देता है। और फ्री रीन में क्या होता है, जो सबसे मतलब इस तरीके का लीडर जो बहुत ज़्यादा बिलीव करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और वो क्या कहता है कि मैं अब डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करूँगा, आप खुद से अपने डिसीजन लो, आप खुद डिसीजन मेकिंग करो। इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच ऑल लीडर गिव हिज सबॉर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम, जब वो अपने सबॉर्डिनेट को फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। ये चारों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी डायरेक्टिंग के अंदर। आप भूल मत जाना कि हम 4th पॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टिंग। तो उसके अंदर हमारे क्या आती है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एंड एक और हमने क्या डिस्कस किया था, लीडरशिप था, मोटिवेशन था, एंड सुपरविजन। या सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है और ये हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे क्योंकि एक अलग से सेपरेट टॉपिक भी है। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, फीलिंग, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ अपनी फीलिंग को, आइडिया को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सो फीचर्स क्या है कम्युनिकेशन के, कि कम से कम हमें 2 लोग तो चाहिए ही कम्युनिकेशन के लिए, कि 2 लोग आपस में बात करें। अकेला पर्सन कम्युनिकेट नहीं करता। सो कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर और एक रिसीवर होना तो रिक्वायर्ड ही है। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो ए कहना चाहता है, फॉर एग्जांपल ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो ए कहना चाहता है बी वही समझे, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। सो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि चाहे आप कुछ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, तब भी आप कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल फॉर्म में नहीं होती, नॉन वर्बल फॉर्म में भी होती है। सो ये आपको रखना चाहिए कि जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते तो बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेट करती है। नाउ लास्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग। सब कुछ करने के बाद आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि जो आपने प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाया था, क्या आप उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो हमारी क्या है, कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट, कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, क्या वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट के आसपास है, क्या हमने जो सोचा था वही हमने किया है, वो देखना ही क्या होता है, कंट्रोलिंग। According to Philip Kotler, controlling is a process of taking step to bring actual result to डिज़ायर्ड रिजल्ट। हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, ताकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वही अचीव कर पाएँ। सो कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या फीचर्स हैं, कंट्रोलिंग इज़ अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बिकॉज अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना फालतू जो चीज़ें आपने की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उनका काम क्या हुआ, अगर आपने ये देखा ही नहीं आपने कुछ अचीव किया है या नहीं। तो कंट्रोलिंग फंडामेंटल है, परवेसिव फंक्शन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। और एक कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे साथ साथ आप कंट्रोलिंग भी करते रहोगे, जो हमारे रिजल्ट से रिलेट करती है। सो कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें 500 यूनिट्स एक दिन में बनानी है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट के बाद हम क्या करते हैं, डे एंड में हम देखते हैं कि हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल हमने 450 यूनिट बनाई और स्टैंडर्ड कितनी थी, 500, तो हमने दोनों को कंपेयर किया। फोर्थ स्टेप में देखते हैं कि डेविएशन कितना है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है, तो ये तो एक्सेप्टेबल भी डिफरेंस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम 498 बनाते तो जो 2 का डिफरेंस था तो हमें लगता कि ये हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि डेविएशन कितना बड़ा है, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। आई नो इट वाज अ वाइड टॉपिक, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी मेन कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो आपको मैंने क्लियर करा दी हैं, बता दी हैं। इनके नोट्स बनाइए, बिकॉज इनमें मेन क्या है, इनकी प्रोसेस, इनके कॉम्पोनेंट्स और इनका मीनिंग, वही इसमें मेन है। सो आप, आई होप आप क्लियर हैं इस कॉन्सेप्ट से। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।